हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। मैं अमोल गौड़ी आप सभी को इसके पहले 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूं 11th स्टैंडर्ड के। आज हम लोग बच्चों तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों हम लोगों ने इसके पहले मैथमेटिकल मेथड्स और उसके पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने जहां तक फिजिक्स पढ़ लिया है उसमें जो टॉपिक 2 पढ़े हैं वो फिजिक्स ना होते हुए हम लोग कह सकते हैं वो फिजिक्स के सप्लीमेंट्री टॉपिक्स थे, और मैंने वो तब बता दिया था। आज हम लोग रियल सेंस में अभी फिजिक्स में एंट्री करने जा रहे हैं। सो मैकेनिक्स का ही एक हिस्सा मोशन इन अ प्लेन, यहां से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। थर्ड टॉपिक है, थर्ड चैप्टर है आपका, और इसमें अभी हम लोग सबसे पहले आज एकदम बेसिक जो चीजें होती है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कई सारे लोगों को एक्चुअली ये कई सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस की जाती थी कब? 9th स्टैंडर्ड में। लेकिन भले वो 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कई सारे लोगों को बेसिक चीजों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। तो जब बेसिक चीजों का डिफरेंस नहीं क्लियर है तो उसको कम से कम अभी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, चलिए तो बच्चों शुरुआत कर देते हैं हम लोग पहले वहां से जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, और वो है कि मोशन मतलब क्या, ये क्या है। तो मोशन को हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। बताऊंगा मैं आपको क्या होता है क्या नहीं होता है, पहले ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको एकदम फंडामेंटल वे से देखूंगा, एकदम फंडामेंटल वे, तो क्या मैं मोशन मतलब मूवमेंट कह सकता हूं? क्या बिल्कुल कह सकता हूं कि इट इज अ मूवमेंट। किसकी? ऑब्जेक्ट की, ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, तो ये ऑब्जेक्ट की अगर मूवमेंट होगी तो हम लोग कहेंगे वो मोशन में है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरीली कि हम लोग उसको मोशन में ही कहेंगे। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? अभी आप कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट मतलब मोशन, और अभी आप कह रहे हो कि अगर ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मोशन में होगा ही होगा। ऐसे कैसे? बता दो, ध्यान देके सुनिएगा। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये उसका बस एक आधा अधूरा सा पार्ट हो गया। इसको हम लोग कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। उसके सराउंडिंग के कंपैरेटिवली जब हम लोग उसको देखेंगे मूव करते हुए, तब हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में। आप सबका एक्सपीरियंस है, जब आप लोगों ने बस में ट्रैवल किए होंगे एकदम बचपन में, अभी तो नहीं होता, आपको सब कुछ पता है अभी, लेकिन जब आप लोगों ने थोड़ा सा बचपन में बस में ट्रैवलिंग किया होगा, तो जब आप लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे किसी भी बस में, तो आप जब विंडो के बाहर देखते हो, आप यहां पे बैठे थे, आप जब विंडो के बाहर देखते हो और अगर समझो बाहर कोई तो एक पेड़ है, तो आपकी बस जैसे जैसे आगे जाते रहती है आपको क्या लगता है? पेड़ पीछे पीछे भाग रहा है और आप जगह पे हो, लगता है ना? रास्ता पीछे भाग रहा है और हम जगह पे, लगता है कि नहीं? ऑब्वियसली ये फीलिंग आती है आपको। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, पेड़ भागते हुए नजर आ रहे, मतलब उनकी मूवमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है क्या? पेड़ तो जगह पे है। करेक्ट है कि नहीं बच्चों? तो पेड़ जगह पे है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो मोशन में है, लगना। तो अभी मैं पेड़ को क्या कहूं? ट्री इज इन द मोशन और ट्री इज इन द रेस्ट पोजीशन। क्या कहें हम लोग उसको एग्जैक्टली? ये सवाल है बच्चों, यही सवाल है, यही सारी चीजों को हम लोगों को ढंग से देखना है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों, क्योंकि मोशन ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मैं जो बताने जा रहा हूं ना वो यहां से शुरुआत होगी, लेकिन पहले अभी मैं इसका एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। देखो, मूवमेंट हो रही है मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। मैं इसको और में लिखता हूं, सो इट इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चेंज इन पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही बच्चों, होगी। अब ऑब्जेक्ट यहां पे था, देखो मैं अभी यहां पे हूं, अब मैं ऑब्जेक्ट हूं, अब मैं यहां पे चला गया, तो आप कहोगे ना कि मेरी मोशन हो गई है। बिल्कुल। सो अभी यहां से यहां तक आ गया तो मोशन परफॉर्म हुई है, लेकिन ये होते वक्त, यहां से आते वक्त यहां तक कुछ टाइम लग गया होगा ना। सो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से, तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन। या आप लोग ये भी कह सकते हो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये समझने के लिए ठीक है, ये मोशन रिलेटिव क्वांटिटी क्यों है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है, ये समझने के लिए हम लोगों को ये डेफिनेशन काम में आएगी। अब मैं आपको वो समझा दूंगा कि कैसे। चलो
एकदम फंडामेंटल वे से देखते हैं इसको। बच्चों अभी आप जहां पे भी बैठे हो, ठीक है, मेरा सवाल का एकदम बेसिक सा आंसर है और वो बेसिक सा आंसर आपसे एक्सपेक्टेड है। मोशन की दो स्टेट्स होती है, एक को कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, एक को कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। जो हिलते दिख रहा है उसको कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन, और जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते नजर आ रहा है हम लोग उसको कहेंगे इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, अब सवाल यह है कि अभी आप जहां पे बैठे हो, मोबाइल हाथ में पकड़े हो, जो भी कर रहे हो, तो अभी आप जहां पे भी हो, मुझे बताओ आपके पड़ोस वाली बिल्डिंग, या तो आपके पड़ोस वाली वॉल, या तो वो घर में जहां पे आप बैठे हो वहां पे रखा हुआ टेबल, ये चीजें स्टेट ऑफ रेस्ट में है कि स्टेट ऑफ मोशन में है? बताओ, सोचो इसके बारे में, ये बहुत जरूरी चीज है बच्चों। इसका जवाब है, आप लोग कहोगे कि भैया ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन अगर मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया कि आप गलत हो, तो देखो बेसिक सी चीज है। अब देखो, अगर आप लोग कहोगे कि ये भैया स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन देखो ये स्टेट ऑफ मोशन में भी कैसे हो सकती है? आप तो कहोगे वो चेंज नहीं कर रहा अपना पोजीशन, डेफिनेटली वो चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ये सोचो वो चेंज कर रहा है कैसे? ध्यान दो, अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, तो पता है, तो अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ के ऊपर के हर एक ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर टिका हुआ है, वो हर एक ऑब्जेक्ट भी मोशन में है। अर्थ मोशन में रोटेट कर रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होंगे जो अर्थ के ऊपर है, मतलब जैसे कि आपकी बिल्डिंग, इसका मतलब अभी वो बिल्डिंग मोशन में है। इसका मतलब उस बिल्डिंग के अंदर वाली हर एक चीज मोशन में है, मतलब वो रखा हुआ टेबल, उसके ऊपर रखा हुआ ग्लास, वो सब चीजें कैसे है बच्चों? स्टेट ऑफ मोशन में। करेक्ट है कि नहीं? राइट? इसका मतलब अगर मैं आपसे अभी कहूं कि वो क्या है बच्चों, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, तो अभी आप कहोगे स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि अर्थ हिल रही, मतलब अर्थ के ऊपर का हर एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में होना चाहिए। लेकिन जो आप पहले सोच रहे थे ना कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है, वही सही है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, अब आपको लग रहा होगा कि भैया ऐसे कैसे, अभी 1 मिनट में बोल रहे हो वो पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में था, हमने कहा, तो अभी आप बोल रहे थे कि नहीं नहीं वो स्टेट ऑफ मोशन में। अब हम लोगों ने मान लिया क्योंकि आपने बता दिया और हमको समझ गया, लेकिन स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है, ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, अब उसकी वजह सुन लो। भाई आप चांद के ऊपर से जाके देखोगे ना, मून के ऊपर से, तो अर्थ घूमते नजर आएगी। जब मून के ऊपर से अर्थ घूमते नजर आएगी तब आप लोग कह सकते हो कि अर्थ इज इन द मोशन, तब आप कह सकते हो द बिल्डिंग इज इन द मोशन, तब आप कह सकते हो द टेबल इन द बिल्डिंग इज इन द मोशन। लेकिन अभी आप चांद पे हो क्या? नहीं। वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसको रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये रिलेटिव क्यों है? देखो मैंने इसके पहले भी रिलेटिव के बारे में बता दिया था। समझो क्लासरूम में एक बच्चा है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्लासरूम में एक बच्चा है, अब वो बच्चे को समझो 99% आ जाते, कितना बच्चों? 99% आ गए, तो आप उसको होशियार कहोगे कि गधा कहोगे? आप आंसर करो। अगर एक बच्चे को 99% है, देखो ये पूरी क्लासरूम में ये अकेला बंदा है जिसको 99% गिरे हैं, तो अभी आप इसको होशियार कहोगे कि गधा? आप बोलोगे होशियार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, समझो इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं, बाकी के सारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन सबको 100% आ गए हैं, इसको भी 100%, इसको भी 100%, पूरी क्लासरूम, ये बच्चा छोड़ के, ये जो 99% वाला है ना, इसको छोड़ के बाकी सबको कितने परसेंट आए? 100%। तो ये सारे 100% वाले क्या बोलेंगे? हमारे क्लास में एक अकेला गधा है जिसको 99% आ गए, बाकी सबको 100%। इसका मतलब अभी ये गधा है क्या सच में? नहीं, ये सच में गधा नहीं है, लेकिन ये इनके कंपेरेटिवली कहोगे तो फिर ये क्या कहेंगे कि हमारे कंपेरेटिवली गधा है। अब देखो, अगर कोई बच्चा ऐसे ही रिवर्स वे में भी देख सकते हो, समझो कोई एक बच्चा है, इसको भाई साहब बॉर्डर पास हो गया और इसको आ गया 40%, अब आप इसको होशियार कहोगे कि गधा? अगेन इट डिपेंड्स। अगर पूरी क्लासरूम में जितने भी बाकी के सारे बच्चे थे, उन सारे बच्चों को अगर फेल हो गए 30% या बिलो 40% आ चुका है सब, किसी को 10%, किसी को 15%, तो ये क्या बोलेंगे? हमारे क्लास में ये अकेला बच्चा होशियार है। क्यों? क्योंकि अकेले बच्चा पास भी हुआ है। देखो, इसलिए अब ये बच्चा होशियार है कि गधा है? बच्चों तुम्हारे मार्क्स थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, डिसाइड तो वो करेगा जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो, है कि नहीं? इसलिए याद रखना,
99% गिरने के बाद में भी लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते, क्योंकि उनके आगे अगर कोई 100% मिल जाए ना तो इसलिए सेटिस्फाइड नहीं रहता, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। वैसे ही जैसे हाइट होती है, जैसे कलर होता है, मैं किसी अगर मुझसे कोई सांवला बंदा होगा तो आप बोलोगे कि भैया आप उससे कंपेरेटिवली गोरे हो, और अगर यहाँ पे कोई बंदा यूरोपियन बंदा अगर आके खड़ा हो गया आप बोलोगे भैया आप कितने काले हो। तो मैं गोरा हूं कि काला हूं? एग्जैक्टली, ना मैं गोरा हूं ना मैं काला हूं, मैं इसके कंपेरेटिवली काला हूं और इसके कंपेरेटिवली गोरा हूं। तो ये क्या है? कंपेरेटिव टर्म है, मतलब रिलेटिव टर्म है। समझ गए होंगे आप लोग। तो मोशन ये एक रिलेटिव टर्म है जिसमें चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होते रहती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कोई बंदा ट्रैवलिंग कर रहा है बस में तो उसके हिसाब से पेड़ मोशन में है तो है, और पड़ोसी वाला पैसेंजर भले भाग रहा है बस के साथ लेकिन वो रेस्ट में लिखेगा तो वो रेस्ट में है। किसके हिसाब से? बस वाले बंदे के हिसाब से। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है रोड के ऊपर खड़ा रह के, तो उसके हिसाब से पेड़ जो है, द ट्री इज इन द रेस्ट पोजिशन एंड द पर्सन ट्रैवलिंग इज इन द मोशन। समझ गए आप लोग? तो होपफुली आप लोगों को स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, उनके बीच का डिफरेंस, और एक्चुअली जहां से हम लोग देखते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसको मैं अगर एकदम शॉर्ट में बता दूं, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम कहां से देख रहे हैं। अगर मून से देख रहा हूं दैट इज अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मैं यहां से देख रहा हूं अर्थ के ऊपर से दैट इज अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मैं बस में बैठा हूं दैट इज अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड देन दैट इज अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गया? तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बदलता है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मोशन तो देख लिए, मोशन को समझने के लिए अभी हम लोगों को मोशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं वो भी तो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सो मोशन में एक्चुअली अगर आप लोग देखोगे तो कुछ कैटेगरीज हो जाती है, और इन कैटेगरीज में जैसे कि मोशन ये सीधी लाइन में भी हो सकती है, मोशन ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, मोशन ये गोल गोल भी हो सकती है कि नहीं। मोशन कभी एक सीधी लाइन में है तो रेक्टिलिनियर कहेंगे, अगर एक प्लेन में है जैसे कैरम में खेल रहे हो तो जो उसके जो स्ट्राइकर वगैरह है वो कैसे घूमता है बच्चों? एक प्लेन में घूमता है। और अगर समझो मैंने बॉल हवा में फेंक दिया तो मतलब वो 3 डायमेंशनल कवर करता है। इसलिए याद रखना कि मोशन की 3 बेसिक क्राइटेरियाज हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कैटेगरीज ऑफ मोशन। सो देयर आर बेसिक 3 कैटेगरीज ऑफ द मोशन। तो कैटेगरीज ऑफ द मोशन में बच्चों सबसे पहला कौन आता है? इसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं बच्चों? रेक्टिलिनियर मोशन जी। अब ये क्या होता है भाई? रेक्टिलिनियर मींस अलोंग द स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब अगर बंदा समझो ऐसे मान के चलो यहां पे, तो वो यहां से सीधा यहां पे जाएगा और यहां से वापस सीधा इधर ही आएगा। इसका मतलब यह है कि वो बंदा अपनी लाइन नहीं छोड़ेगा, लाइन नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसको लीनियर कहा है, रेक्टिलिनियर, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे कि लाइन में ही जा रहा हूं लेकिन मेरी लाइन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, ये वाली लाइन नहीं, इसमें तो 2 डायमेंशन हो गए, वैसा नहीं, एकदम सीधी लाइन, एकदम सीधी लाइन। मतलब बंदा ऐसा निकला तो ऐसा ही जाना चाहिए, या तो उसी लाइन के अलोंग वापस आना चाहिए, तब कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। समझ गए? क्लियर है बच्चों अभी आपको ये? तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन समझ लो, एक लाइन में। इसमें हमेशा ये, इसको हम लोग कहेंगे 1 डायमेंशनल होती है, सिर्फ 1 डायमेंशन होता है बच्चों इसको। ठीक है? क्लियर है आपको ये? तो ये 1 डायमेंशनल। अभी अगर मैं दूसरा देखूंगा कोई, तो दूसरे के लिए आप लोग सोचो कि अभी दूसरा क्या है। दूसरी मोशन होती है बच्चों जिसको हम लोग 2 डायमेंशनल कहेंगे, जो कि एक प्लेन में होती है। सो दूसरी कौन है? 2 डायमेंशनल मोशन है बच्चों। सो 2 डायमेंशनल मोशन में बच्चों देखो, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली क्या होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कवर हो रहा है। जैसे कैरम देखो बच्चों, कैरम कैसा है? प्लेन। तो क्या मैं कह सकता हूं 2 डायमेंशनल, ये प्लेन में होती है। ओके बच्चों, ये 1 डायमेंशनल है। अब ये 2 डायमेंशनल देखो, जैसे ये यहां पे है, ये कैरम है समझो, इसका होल है इधर, इसका होल है इधर, इसका होल है, ये भी होल है, और यहाँ पे वो ऐसा जहां पे से स्ट्राइकर रखते हैं वो है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे स्ट्राइकर रखता हूं और अगर स्ट्राइकर से यहां पे मारता हूं, तो अभी देखो
वो इधर भी जा रहा है, मतलब उसने इधर भी कवर किया कुछ डिस्टेंस और इधर भी कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। इसका मतलब उसने 2 डायमेंशन कवर किए, एक्स भी और वाई भी। इसलिए बच्चों हम लोग इसको क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल या प्लेनार मोशन। ये प्लेन में आती है ना, तो ये प्लेन में हो गई मोशन। अब ये हो गई एक और। अब है तीसरा टाइप ऑफ द मोशन। बेसिक कैटेगरीज को देख रहे हैं, इसलिए बेसिक को थोड़ा सा ध्यान देके सुनो। अब है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल, जो कि एक्चुअली होती है स्पेस के लिए। किसके लिए बच्चों? स्पेस में। जैसे बॉल लिया और उठा के फेंक दिया, तो बॉल कुछ लंबाई भी नापता है। बॉल देखो ऐसे गया, प्लस हाइट भी कवर करेगा और फिर ऐसे भी कवर कर रहा है। मतलब अगर ऐसा बॉल गया ऐसा तिरछा, तो इधर भी कवर कर रहा है, आपकी ओर भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। मतलब कितने डायमेंशन कवर कर रहा है? 3। एक्स भी, वाई भी, जेड भी, तीनों भी मतलब अल्सो। ठीक है, सो ये हो गया आपका स्पेस में। तो स्पेस में 3 डायमेंशनल मोशन हो सकती है। तो मोशन के 3 बेसिक टाइप हो सकते हैं। एक रेक्टिलिनियर अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एक 2 डायमेंशनल इन अ प्लेन along the plane, and तीसरा 3 डायमेंशनल। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू द नीड हम लोग चीजों को पढ़ते रहेंगे। अभी हम लोग इस टॉपिक के लिए, एक्चुअली इस चैप्टर के लिए रेक्टिलिनियर मोशन के ही बारे में स्पेसिफिक है, और उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा, हमारे अगर टाइटल को देखोगे आप, तो वो क्या है? मोशन इन अ प्लेन। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसमें एक्स और वाई कंसिडर करेंगे, या तो वाई एंड जेड या तो फिर एक्स एंड जेड। ये छोड़ के अभी हम लोग किसी भी स्पेस या किसी भी दूसरे टाइप के मोशन को नहीं देख रहे, इसलिए याद रखना मोशन इन अ प्लेन। ओके बच्चों, चलिए जी, चलिए मेरे दोस्तों, यहां पे ध्यान है ना आपका। ये बहुत जरूरी चीजें हो रही है बच्चों यहां पे, और बहुत जरूरी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, फिर इसलिए यहां पे अभी वापस से एक बार ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों ने जैसे 3 टाइप देखे थे, तो उसमें से हम लोग अभी सबसे पहले देखेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ओके बच्चों, इधर ध्यान है क्या जी? सो देखो बच्चों, होता क्या है, नॉर्मली ये पोजीशन के बेसिस पे होता है। ऑब्जेक्ट ए है, वो किसी भी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से किसी ना किसी पोजीशन पे है, तो एक्स वाई जेड जो भी होगा। दूसरी पोजीशन आ गई कोई, तो पी क्यू आर। अगर फिर आप लोगों को मैं कहूंगा कि उसका डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ऐसी जो चीजें हैं जिसके अलोंग द स्ट्रेट लाइन हम लोग नॉर्मली टॉक करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखो बच्चों, अब हमें यहां पे रेक्टिलिनियर मोशन अगर ढंग से पढ़ना है, तो रेक्टिलिनियर, हाँ देखो, ये मोशन छोड़ के सर्कुलर मोशन भी आती है, जो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर पढ़ोगे, रोटेशनल डायनामिक्स। मतलब सर्कुलर मोशन आती है, रोटेशनल मोशन आती है, ऑसिलेटरी मोशंस आती है, मतलब मोशन के और भी टाइप्स है। लेकिन फिलहाल हम लोग रेक्टिलिनियर पढ़ रहे हैं। अब उसमें पढ़ते वक्त, रेक्टिलिनियर में पढ़ते वक्त हम लोगों को उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, बाकी सब हटा देंगे। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम लोगों को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो समझ लो जब टाइम t1 था, तब ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी x1, और जब टाइम थोड़ा सा बढ़ गया और फाइनल टाइम t2 हो गया, तब ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखी तो वो थी x2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन, कुछ भी हो सकती है, जो भी है। सो x1 और x2 हम लोग ले लेते हैं। सो मान के चलो x1 और x2 ये है पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड टाइम t2। करेक्ट है क्या बच्चों? सो टाइम t1 पे x1 पोजीशन थी, टाइम t2 पे x2 पोजीशन थी। x1 और x2 हो गया। अब देखो, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, यहां पे पूरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। डिस्प्लेसमेंट को पहले समझना है। सबसे पहले क्या समझेंगे? व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट? पूरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट। नाम में ही कई सारी चीजें छुपी हुई है बच्चों। डिस्क को हटा दो, प्लेसमेंट को देखो। प्लेसमेंट, इतना ही पार्ट देखो। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? गणपति जी को हम लोग प्लेस करते हैं, मतलब उनकी स्थापना करते हैं, मतलब उनकी पोजीशन को
फिक्स करते हैं, करेक्ट है कि नहीं? सो ये है उनका, हम लोगों ने अभी उनको बिठा दिया, प्लेसमेंट हो गया। अगर हम लोग वहां से उठा के यहां पे रख देंगे, क्या हो गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? लेकिन अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई? देखो, डिस्प्लेसमेंट एकदम बेसिक सी चीज है, जो अगर आप लोगों को मैं कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता होता है। सो क्या मैं कह सकता हूं? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट लेंथ, पाथ और लेंथ कहो एक ही बात है, किसके बीच में? बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जी, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसके बीच का सबसे छोटा रास्ता। मान के चलो ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन था x1, ये है ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन x2। अब इन दोनों के बीच में अगर बच्चों मुझे सबसे छोटा रास्ता निकालने का है, तो मुझे बताओ कौन सा रास्ता सबसे छोटा है? ये वाला, ये वाला कि ये वाला? डेफिनेटली सबसे छोटा रास्ता कौन है? ये वाला, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। सो हमेशा याद रखना, सबसे छोटा रास्ता हमेशा कौन सा होता है? स्ट्रेट। इसलिए लाइफ में हमेशा सीधे चलो, है कि नहीं? जैसे सीधे चलेंगे तो क्या होगा? वही सबसे छोटा है। हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे पढ़ाई की जगह पे हम लोग कॉपी करने को देखते हैं, तो अभी कॉपी करना, ये क्या कहेंगे हम लोग उसको? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, उसमें कितना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? चीट छुपानी तो कहां पे छुपाओ, क्या करना है तो क्या करूं। मैं कभी कभी तो कर भी चुका हूं मैं, तो इसलिए मुझे पता भी है वो कितना गंदा रास्ता है। लेकिन एक टाइम आ गया था जब मैंने सीधा रास्ता चुन लिया और पढ़ाई चालू कर दी। तो सीधा रास्ता पढ़ाई है भाई, कहीं भटकना ही नहीं है, सीधा मार्क्स चाहिए, पढ़ाई कर लो, खत्म हो गया। शॉर्टकट की जरूरत सीधे पढ़ाई के थ्रू ही हो जाती है। तो ये शॉर्टकट मतलब सबसे ईजी है। तो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, ये हो गया। अब देखो इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा रे? ये एक्चुअली लेंथ है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा बच्चों? मीटर। उसमें कोई दो राय नहीं है। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, और क्या चाहिए इसको? बस खत्म हो गया। अब देखो बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बहुत जरूरी चीज है। ये कौन है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मैं जब डिस्टेंस बता दूंगा और फिर कंपेयर करके बताऊंगा ना, तब आपको इजीली समझेगा कि हाँ अच्छा ये इसके वजह से वेक्टर है और ये इसके वजह से स्केलर है, ये तो समझेगा जब कंपेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए फिर ये चीज याद रखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, चलिए अब हम लोग इसको खत्म करने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो लेट्स मूव। हाँ जी, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज ए डिस्टेंस। व्हाट इज ए डिस्टेंस? चलिए बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों पूरा ध्यान दीजिएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के भरोसे पे बैठी है बच्चों। अब ये क्या होता है बे? व्हाट इज ए डिस्टेंस? कई सारे लोगों को लगेगा डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, एक जगह से लेके दूसरी जगह का डिस्टेंस। मैंने कई सारे बच्चों को, जब हम लोग 9th में पूछ लेते हैं ना, तो कई सारे बच्चे यही बोलते हैं, भैया डिस्टेंस मतलब मेरे घर से लेके आपके क्लास का डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस क्या है? तो भाई साहब मुझे डिस्टेंस ही नहीं पता तो क्या बताऊं। तो कई बार हम लोग तो इसको रोज यूज कर रहे हैं, इतना डिस्टेंस है, ये है, वो है, कितना बार हम लोग बात करते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं, या हम लोग उसको उस तरीके से सोचते नहीं जो फिजिक्स का एंगल होना चाहिए। और फिजिक्स का एंगल कहता है कि भाई साहब ये एक लेंथ है, जैसे डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ है, वैसे डिस्टेंस ये एक लेंथ है। लेकिन कौन सी लेंथ है? जिस रास्ते को आपने कवर किया है उस रास्ते की टोटल लंबाई है वो। सो क्या मैं कह सकता हूं? इट इज अ टोटल लेंथ, इट इज अ टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ। रास्ते की पूरी लंबाई है, टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ। कौन सा रास्ता है? विच इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो आपने चुना था ना उस रास्ते की लंबाई। अब देखो, समझो मैं यहां पे हूं ए पोजीशन पे, और समझो यहां पे है बी पोजीशन। समझो अभी ये आपकी क्लास है, ठीक है, और ये है आपका घर। अब आप घर से निकले और फिर यहां पे जाना है आपको।
अब समझो रास्ता सीधा नहीं है, ठीक है, तो रास्ता सीधा नहीं है तो आप लोग शायद दूसरे रास्ते से चले जाओगे, यहां से इधर जाओगे, फिर इधर घुसोगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, करेक्ट है कि नहीं? अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, सबसे छोटा वाला रास्ता जो कि है ही नहीं, एक्चुअल में है ही नहीं वो, लेकिन एक्चुअल रास्ता यहां से जा रहा है, तो इधर से इधर से इधर से इधर से करते करते अब इसकी जब मैं लंबाई नापूंगा वो रहेगा मेरा डिस्टेंस। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, लेंथ है तो मीटर में काउंट करते इसको, इसमें मीटर में, सीजीएस सेंटीमीटर, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा ये टोटल लंबाई है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं फिर से एक बार, आपके क्लास, ध्यान है ना आपका, आपकी क्लासरूम और आपके घर के बीच में मुझे बताओ कि कितना डिस्टेंस है। कुछ लोग सोचते होंगे भैया 2 किलोमीटर है, कोई लोग बोलेंगे 500 मीटर है, कोई लोग कहेंगे 10 किलोमीटर है कि नहीं बच्चों, यही होगा ना। लेकिन अगर मैंने ऐसा कहा कि बच्चों तुम्हारे घर और तुम्हारी क्लासरूम के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप क्या बोलोगे? नहीं भैया ये इतना तो नहीं है, वो मैं गारंटेड बोलता हूं कि इतना तो नहीं है, ऐसा बोलोगे कि नहीं आप लोग? कि एकदम मैं बोलूंगा भाई साहब 100 नहीं, मैं तो बोलता हूं 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1,00,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितना भी डिस्टेंस हो सकता है। कैसे? ऐसे कैसे कि सामने तो क्लासरूम मेरी, इस सामने देखता हूं मैं, मेरे विंडो से भी दिखती है मेरी क्लासरूम भैया। भाई साहब आप कौन सा रास्ता चुनते हो ना उसके ऊपर वो निर्भर करता है। मान के चलो कल चल के ये रास्ता बंद हो गया, ठीक है, ये रास्ता बंद हो गया, अब आपने गाड़ी निकाली, आगे चले गए, फिर ऊपर जाना पड़ा, फिर इधर गए, फिर ऐसे अंदर घुस के ऐसा आना पड़ा। अब आप अगर डिस्टेंस मेजर करोगे आपकी गाड़ी के ओडोमीटर पे तो आपको समझेगा अरे भाई साहब जाना तो इधर ही था लेकिन यहां से घूम के जाना पड़ा। तो आप क्या बोलोगे? आप नहीं नहीं बहुत लंबा है वो मतलब कौन? डिस्टेंस, रास्ते की लंबाई ज्यादा या कम, समझे? तो एक बंदा अगर इधर से आ रहा है और एक बंदा अगर इधर से आ रहा है, ये वाला बंदा बोलेगा रास्ते की लंबाई छोटी, ये बोलेगा रास्ते की लंबाई बड़ी है, तो ये इधर जाने वाले बंदे का जो रास्ता है वो उसका डिस्टेंस हो गया, और ये इधर से जाने वाले रास्ते की लंबाई मतलब इसका डिस्टेंस हो गया। समझ गए? सो बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिस्टेंस कुड बी विद एनी मैग्नीट्यूड, इट डिपेंड्स अपॉन विच पाथ डू यू चूज, आप कौन सा रास्ता चुनते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए अभी आप लोग? ये क्लियर है आपको? ये डिस्टेंस हो गया। अब अगर आपको डिस्टेंस समझ गया, ये इसको हम लोग पाथ लेंथ भी कहते हैं एक्चुअली, आप लोगों ने इसको पाथ लेंथ बोल के चैप्टर में देखोगे। ये रास्ते की लंबाई है बच्चों, इसको याद रखना। अब ये कौन है? फिर ये भी रास्ते की लंबाई है, लेकिन ये जो रास्ता है ये सबसे छोटा वाला रास्ता है, हमेशा याद रखो। दूसरी चीज, चलो अब इनमें डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है। चलिए दोनों में डिफरेंस देखते हैं बच्चों। यहां है बच्चों डिस्टेंस और यहां है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। ओके है? फिर भाइयों बहनों इधर ध्यान दो। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी? स्केलर की वेक्टर, स्केलर, सिंपल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो स्केलर होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसको ओनली मैग्नीट्यूड इज नीडेड, करेक्ट है कि नहीं? इसको बच्चों क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लालची है, इसको प्लस डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन की भी जरूरत है, इसका पेट कम से नहीं भरता है। तीसरी चीज डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे? आप लोग -10 सेंटीमीटर काउंट करके दिखाओ तो डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते, माइनस हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस कम हो के कितना हो सकता है? 0। लेकिन उसके नीचे तो नहीं जा सकता ना, रहा कुछ डिस्टेंस तो वो पॉजिटिव ही रह सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं। और डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट का पूछो मत, ये निगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये 0 भी रह सकती है। कैसे? मैं बताऊंगा आपको। चौथी चीज, डिस्टेंस हमेशा ध्यान देना, या तो बड़ा हो सकता है या तो फिर इक्वल हो सकता है। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। और इसका ही उल्टा हम लोग यहां पे कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि डिस्प्लेसमेंट ही हमेशा या तो छोटा या तो इक्वल रह सकता है डिस्टेंस से। याद रखना बच्चों।
अब ये कैसे क्या बता देता हूं, एकदम सिंपल। अगर आदमी सीधा चला, सीधा देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कब भाई? जब वो सीधे रास्ते चलेंगे विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन, तभी ये केस पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ये छोड़ के बाकी किसी भी केस के लिए डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम। कुछ लोग पूछेंगे ऐसे कैसे डिस्प्लेसमेंट कम? भाई साहब वो सबसे छोटा रास्ता है ना, पहले बता दिया, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, है कि नहीं? तो अगर जो रास्ता सबसे छोटा है बोल ही दिया है, इसके बारे में सवाल कहां से खड़ा होता है? उससे छोटा कुछ नहीं हो ही नहीं सकता, हुआ तो उससे बड़ा ही होगा, तो डिस्टेंस तो उससे बड़ा ही हो सकता है, या तो ज्यादा इक्वल। खत्म हो गया बच्चों, क्लियर है कि आपको? ये हो गया, कितना आसान है। कई सारे लोगों को ये डिफरेंस भी नहीं पता होता है, और एकदम आसान वाली चीज है। अब हम लोगों को देखने का है कि वो स्केलर और वेक्टर जो थे, मैंने एक्चुअली स्केलर वेक्टर टॉपिक के टाइम पे ये बता भी दिया था, लेकिन फिर भी एक बार लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं। जब तक ऑब्जेक्ट सीधे लाइन चलेगा, यहां से यहां गया समझो 10 किलोमीटर, ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी गया समझो बच्चों 10 किलोमीटर अगेन, और फिर सी से लेके डी गया बच्चों फिर 10 किलोमीटर। करेक्ट है क्या? अब देखो इस केस में, ये पहली वाली केस है बच्चों, इसको मैं एक्स वाई जेड कुछ भी एक नंबर पुट कर देता हूं, ये फर्स्ट केस है, केस 1। अब देखो यहां डिस्टेंस बताओ कितना बच्चों मेरे भाइयों, ए से लेके बी के लिए, फिर ए से लेके सी के बीच में, और फिर ए से लेके डी के बीच में बताने का। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो जी। चलो डिस्टेंस कितना है भाइयों? ए से लेके बीच में 10, ए से लेके सी के बीच में 20, ए से लेके डी के बीच में 30 किलोमीटर। करेक्ट है क्या? डिस्प्लेसमेंट बताओ, ए से लेके बी 10, डिस्प्लेसमेंट 20, ये हो गया 30। कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्ट चला है सीधा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही। लेकिन अब मान के चलो मैंने क्या किया, केस सेकंड ले ली। चलो अभी हम लोग कंपेयर करने के लिए सेकंड केस ले लेते हैं, ध्यान है ना आपका, विच इज मोर डायरेक्शन बेस्ड। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, केस 2 को देखते हैं। केस 1 तो समझ गए आप लोग, अब केस 2 देखते हैं। ऑब्जेक्ट ए से बी ही गया, ओके बच्चों, ए से गया बी, दिल्ली से गई डंडन, हाँ जी 10 किलोमीटर चला, ओके बच्चों। फिर बाद में उसने 90 डिग्री का टर्न ले लिया और सी पे पहुंचा, बच्चों कितना हो गया ये 10 किलोमीटर, ओके बच्चों, बस टर्न ले रहा है। और फिर बच्चों वो यहां पे गया 10 किलोमीटर अगेन डी पे, अगेन ओके। आपका ध्यान है, ध्यान दीजिएगा फिर से। अब अगर मैंने आपको पूछा कि डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, कहां से कहां तक, सबसे पहले देखो बच्चों, ए से लेके बी तक, ए से लेके सी तक, ए से लेके डी तक, अब बताएंगे आप, अब बताएंगे आप। ए से लेके गया बी, कितना हो गया डिस्टेंस 10, ए से लेके गया सी तो 10 पहले बाद में 10 हो गया 20, ए से लेके गया डी तक तो मतलब पहले 10 फिर 10 फिर 10 हो गया 30। ओके बच्चों, अब डिस्प्लेसमेंट बता दो, ए से लेके बी 10, डायरेक्शन चेंज नहीं है, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो गई बच्चों 90 डिग्री। अब जब यहां से यहां पे पहुंचेगा ना भाई साहब, अब ये है इनिशियल पोजीशन, अब मैं ए से लेके सी पूछ रहा हूं, अब डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब क्योंकि डायरेक्शन बदल गई, इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, इसके बीच का सबसे छोटा रास्ता होता है इसकी सीधी लाइन, और जब मैंने स्ट्रेट लाइन निकाला तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, ये लेंथ अलग है, ये 20 नहीं है। फिर वो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से अगर आप लोग उसको निकालोगे, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये सब कुछ करोगे, 10√2 आंसर आएगा, और √2 की वैल्यू कुछ 1.414 होती है, तो ये बनेगा पता है आपको कितना, 14.14 मीटर। तो इसका आ जाएगा 14.14 मीटर। अब हम लोग वापस से यहां से इधर गए, अब मैं अगर पूछा ए से लेके डी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए कौन है रे भाई, इनिशियल पोजीशन, डी कौन है रे भाई, फाइनल पोजीशन, इसके बीच का सबसे छोटा रास्ता होती है सीधी लाइन। अब ये लाइन तो इसके बराबर ही होगी, ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर होगा। अब मुझे बताओ डिस्टेंस बदला क्या मेरे दोस्तों, बताओ, 10 था 20 था 30 था, 10 था 20 था 30 था, कोई बदलाव नहीं, डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ। डायरेक्शन बदलने से डिस्टेंस को बदलाव हुआ क्या? नहीं, डायरेक्शन बदलने से डिस्टेंस में बदलाव हुआ क्या, ये मेरा बेसिक सवाल है। नहीं, आंसर नहीं हुआ। ये 10, ए से बी 10, ए से सी 20 20, ए से डी 30 30, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब डिस्टेंस स्केलर है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलने से बदला होता है, अदरवाइज वो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहां जब तक डायरेक्शन नहीं बदली थी, ए से भी 10 का 10 था, लेकिन जैसे डायरेक्शन बदल गई 20 का हो गया 14.14। देखो
कम हो गया, 20 से ये कम है, इसलिए मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस बड़ा ही हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। यहां देखो ए से लेके डी पे पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट 10 हो गई। अरे कौन चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। क्यों चेंज हुई, ए से लेके बी तो उतना ही है, बी से लेके सी भी तो 10 ही है, सी के लेके ये भी तो डी 10 ही है, यहां पे भी 10 10 10 ही था, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन बदलने से क्या हुआ, क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी बदल गया उसका, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। और वो इसलिए हुआ क्योंकि, और अगर फाइनली समझो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए नहीं है, तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाने के बाद में अगर मैं आपको कहूंगा ए से लेके ए तक कितना है बच्चों फाइनली, तो ये आ जाएगी 0 डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों हुआ, देखो ए से लेके डी तक वो 10 क्यों हुआ, ये अगर मैं +10 ले लेता हूं ना कि लेफ्ट से राइट, तो राइट से लेफ्ट वाले को -10 लेना पड़ता है, इसलिए उनकी दोनों की सम हो जाएगी 0 और बचेगा सिर्फ ये 10, ऐसा होता है। तो डायरेक्शन यहां पे प्लस और माइनस के थ्रू दिखाया जाता है। समझो मैंने नीचे से ऊपर लिया प्लस, तो ऊपर से नीचे लूंगा माइनस, लेफ्ट से राइट लिया प्लस, तो राइट से लेफ्ट लूंगा माइनस, ऐसा होता है। आगे से पीछे लिया प्लस, तो पीछे से आगे लेंगे माइनस। समझ गए आप लोग, तो यहां पे प्लस और माइनस वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बताते हैं, ना कि मैग्नीट्यूड। समझ गए बच्चों आप लोग, क्लियर है आप लोगों को ये। चलिए फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हो गया। अब इन दोनों भाइयों को हम लोग हटा देते हैं, ये आपस में क्या कहते हैं, सौतेले भाई बहन है, समझ लो। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए अभी हम लोगों को तीसरी कॉन्सेप्ट आने वाली है, और तीसरी कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी। तो कौन है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। सो थर्ड कॉन्सेप्ट इज एवरेज वेलोसिटी। चलो मेरे भाइयों इधर ध्यान दो, आपका ध्यान यहां रहना, यही आपको बचा सकता है, मरने वाले बचा सकता है, मतलब पढ़ाई के लिए बचा सकता है, आपको पढ़ाई में बचाएगा। तो आपका ध्यान ही यहां पे हमें चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि आपका जो माइंड है ना, जो यहां वहां भटक रहा होगा, उसको बस हमारे पास लेके आ जाइए। हम बाकी कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डेटा जाता है बस मोबाइल का, बाकी कुछ नहीं जाता, वो तो वेस्ट चले जाएगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो। चलिए फिर अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना डिस्प्लेसमेंट है टाइम से डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। इट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, करेक्ट है कि नहीं। सो अब क्या मैं कह सकता हूं इसको कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। कह सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना, वो क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाटएवर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसका बताने का मतलब हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है ना बच्चों, ध्यान है ना आपका, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला देखो क्या होता है। v एवरेज के लिए मैं एवीजी लिख देता हूं इधर, ये क्या होता है। अब इसको निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा, हम लोग क्या कहेंगे इसको, थोड़ा सा मोर मैथमेटिकल टर्म में हम लोगों को लिखने का है, मोर मैथमेटिकल टर्म्स में, और वो हम लोग लिखेंगे भी। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको एकदम फंडामेंटल वे से देखेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे रे, ऑब्जेक्ट पहले x1 पे था और फिर बाद में x2 पे पहुंचा, तो आप लोग x2 माइनस x1 कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 कौन आ गया रे, डिस्प्लेसमेंट। x2 पे कब था रे, टाइम t2 पे, ये टाइम t1 हो गया बच्चों, आ गया एवरेज वेलोसिटी। कितना आसान है, x2 माइनस x1 निकालो, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। t2 माइनस t1 कर दो, टाइम इंटरवल हो जाएगा, टाइम इंटरवल अपॉन ये हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, ये किया, टाइम इधर, टाइम मतलब एक्चुअली टाइम इंटरवल होता है। टाइम कभी भी क्या कहते हैं उसको हम लोग, टाइम रुकता नहीं है ना, और टाइम कभी भी इंटरवल होती है, मतलब एक सेकंड में भी आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर ही सकते हो, मतलब वहां से लेके यहां तक वो हमेशा एक इंटरवल ही चलती है, और इसलिए टाइम हमेशा याद रखना एक इंटरवल में चलेगा। लेकिन अब चलो इंस्टेंटेनियस को हम लोग इसके बाद में देखेंगे, पहले एवरेज स्पीड को देख लेते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, फोर्थ वन। चलिए मेरे दोस्तों, एवरेज स्पीड देखो क्या होती है। एवरेज स्पीड एकदम सबसे आसान चीज होती है, जो आप लोग ऐसे मान के चलो, एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं,
मान के चलो आप लोगों ने 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और आपको उसके लिए 6 घंटे लग गए, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसा आप बता दोगे, है कि नहीं? तो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग हमेशा उतने ही स्पीड से चले थे, नहीं। जब ट्रैफिक आ गई स्पीड कम हो गई, और फिर जब रास्ता खाली था आपकी स्पीड बढ़ गई, शहर आ गया स्पीड कम, खुला रास्ता आ गया स्पीड बढ़ गई, स्पीड ब्रेकर आ गया स्पीड कम। इसका मतलब 40 कांस्टेंट ही गया नहीं, कभी ज्यादा कभी कम थी ना, तो हम लोगों ने उसका एवरेज निकाल देते हैं। तो सिंपल चीज है, ये आ गया। सो एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी इधर, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये स्केलर रहेगी। क्यों बताऊंगा मैं आपको, अभी ध्यान दीजिएगा। एवरेज स्पीड जो होती है ना, इसको एकदम सिंपल टर्म में हम लोग लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो लिख लेने का। सो कितना डिस्टेंस कवर्ड हो गया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, बाकी कुछ भी मत करो, समझ गए? कुछ लोग क्या कर देते हैं, अतरंगी हरकतें। समझो जैसे ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 50 मीटर 10 सेकंड में चला, बाद वाले 60 मीटर वो 10 सेकंड में चला, और फिर बाद में 80 मीटर वो 5 सेकंड में चला, ऐसा दिया था। तो कई सारे बच्चे क्या कर देते, फिर 50 में 10, फिर उसका एक वेलोसिटी स्पीड निकालेंगे, फिर इसमें ये, फिर उसका, और फिर तीनों का एवरेज निकालेंगे। उल्टा क्यों जा रहे हो भाई साहब आप लोग? सीधा टोटल डिस्टेंस काउंट कर लो, पहले 50, फिर बाद में 60, फिर बाद में 80, टोटल कर दो, डिस्टेंस हो गया टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दो, पहले 10 सेकंड, बाद में 10 सेकंड, बाद में 5 सेकंड, डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। उसको कॉम्प्लीमेंट मत करो, ऐसा मत खाओ, सीधे सीधे रास्ते की चीज है। टोटल डिस्टेंस गिन लो, टोटल टाइम गिन लो, डिवाइड कर दो एक दूसरे को। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। अब इसका ये भाई है कौन, इसका ऐसा यूनिट कौन होगा? सेम, डिस्टेंस भी तो मीटर में होता है, तो मीटर पर सेकंड। सब पढ़ चुके हो, मुझे पता है, अब सब पढ़ चुके हो, लेकिन इसके बाद वाली चीज आप लोग नहीं पढ़े हो, ये गारंटी मेरी। कौन सी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे कैसे नहीं पढ़े, बताता हूं। हम लोगों ने अब तक सिर्फ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को ही देखा है, क्योंकि अब तक के सिलेबस में उतना ही रेस्ट्रिक्टेड था। इंस्टेंटेनियस की कॉन्सेप्ट ये थोड़ी सी एडवांस कॉन्सेप्ट है उससे, इसलिए हम लोगों को वो अब तक के सिलेबस में नहीं था। इसलिए चलो बच्चों, हाँ जी, चलो 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 दोस्तों, अब यहां से आगे जो आएगा वो कौन सी कॉन्सेप्ट है? 5वीं होगी शायद, जो भी होगी, नंबर यार इतना मैटर नहीं करता। इंस्टेंटेनियस, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? पे अटेंशन, बोलो इंस्टेंट का मतलब होता क्या है? व्हाट इज मीन बाय एन इंस्टेंट? एक सेकेंड है बच्चों। हाँ सर लेक्चर चालू है, 5 मिनटात करो। हाँ 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 जी। सो बच्चों अभी देखो, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? इंस्टेंट का मतलब होता है क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था कि टाइम हमेशा चलते रहता है। इसका मतलब वो समझो, यहां से लेके यहां तक का एक टाइम है। इमेजिन करो, इमेजिन ये टाइम है। क्या मैं उसको छोटा कर सकता हूं? हाँ। क्या मैं इसको और छोटा कर सकता हूं? हाँ। क्या मैं इसको और छोटा कर सकता हूं? हाँ 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 हाँ। एक पल पे आके रुकेंगे, वो भी इंटरवल ही होता है बच्चों। उसका कहीं ना कहीं पे स्टार्ट होता है, उसको कहीं ना कहीं पे एंड होता है। इसका मतलब वो भी इंटरवल होता है, लेकिन कितना? लगभग 0। इसको हम लोग कहते हैं टेंड्स टू 0। क्या कहते हैं बच्चों? टेंड्स टू 0। मतलब यहां पे अभी वेलोसिटी निकाल रहे हैं। नॉर्मली वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? ये जो है ना, ये वैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन इसको देखो थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके। अभी पहले मैं पहले वाला लिख के दिखाता हूं आपको। देखो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये पहला वाला था ना, ये एवरेज था, करेक्ट है। लेकिन एवरेज को, ये आम जिंदगी बच्चों, अब उसको हम लोग खास जिंदगी बना देंगे, मेंटोस जिंदगी बना देंगे। अब मेंटोस जिंदगी कैसे बनती है देखो भाई, ये है इंस्टेंटेनियस। ये कौन है? एवरेज। अब हम लोग किसको देखना चाहते हैं? इंस्टेंटेनियस को, ठीक है बच्चों। अब इंस्टेंटेनियस को देखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये कौन है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या कहो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग इसको कैसे लिखते पता है? डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। यहां पे भी ये टाइम का चेंज है, तो इसका मतलब ये इंटरवल है, तो ये भी डेल्टा टी हो गया। लेकिन
हम लोग ये किसके लिए देख रहे बच्चों, कि अगर समझो आप बाइक चला रहे थे और आपको किसी का कॉल आ गया और फिर आपको कॉल के ऊपर उसने पूछा कि भाई साहब अभी तुम्हारी गाड़ी की वेलोसिटी बताओ, अब भी का मतलब राइट नाउ एट द 12.9 जो भी एएमपीएम जो भी होगा वो द सेम टाइम अब भी बताओ, और फिर आप लोगों ने बता दिया 65 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली में वो स्पीड होती है, वेलोसिटी इज डिफरेंट, लेकिन जैसे आप लोग बता देते हो वो उस पल के लिए बताते हो, आप लोग पूरे टाइम इंटरवल के नहीं बताते हो, टाइम इंटरवल छोटी हो रही है इसलिए हम लोग इसको कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये कई सारे लोगों को नहीं समझ में आता कि डेल्टा टी ये होता है टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है टाइम इंटरवल इतनी छोटी हो गई है कि बस पूछो मत, लगभग 0, लेकिन 0 नहीं, मतलब कितनी, शायद 0.00000000000 कितने भी 1, कितने भी 0 हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं। समझ गए क्या? टेंड्स टू 0 वो होता है। तो जैसे वो क्या कहता है, वो गाना है ना, आप लोग जो आजकल बहुत गाते होंगे आप लोग, वो कई सारे लोगों में फेमस है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। वैसे ही यहां पे देखो टाइम को 0 बुलाता है तो वो जाता भी उधर, लेकिन 0 नहीं बनता। समझ रहे हो ना? तो टाइम छोटा होते हुए चल रहा है, लेकिन इसलिए याद रखना, लेकिन 0 तो नहीं। इसलिए याद रखना बच्चों, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट फॉर स्मॉल वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। अब अगर आपको यह समझ गया है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही होती है कि राइट नाउ आप लोग जैसे बताओगे। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर बच्चों? चलिए अब आज हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही होती है। जैसे मैंने कहा ना, आपको पूछा कि आप भी बता तेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो वो बता रहे हो आप लोग, तो वो एक ही बात होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसमें कुछ नोट्स आते हैं, जैसे नोट है, कुछ चीजों को नोट डाउन कर लो। जैसे अगर मोशन ये यूनिफॉर्म मोशन है और रेक्टिलिनियर है, सीधी लाइन में अगर कोई बंदा चल रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी। उसकी एवरेज स्पीड और उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम होगी। और तीसरी चीज, उसका मैग्नीट्यूड, ये उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड के जितना होगा। समझ गए? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट स्पीड एटसेट्रा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये सब डिफरेंट होंगे। ये चीज को नोट डाउन करो। होपफुली बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसके अगला ही पार्ट है हमारा, पहले इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और फिर हम लोग एक्सेलरेशन करेंगे। और फिर एक्सेलरेशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों। वैसे तो सभी इंटरेस्टिंग है अगर देखा जाए तो हम लोग कल वापस से शुरू करेंगे। क्या बच्चों? ग्राफिकल स्टडी इसका, और फिर एक्सेलरेशन पे। ठीक है बच्चों? चलिए अगले वीडियो में जरूर मिलना। ठीक है, बाय।